गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इंजन में स्वागत करता हूं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बनने का पैटर्न क्या है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और बेसिकली यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। बाकी किसी कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कार्बन के से रिलेटेड बातें हैं तो कार्बन से ही स्टार्टिंग है कि कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन बनाता है, कार्बन के द्वारा बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक्सप्लेन अगर करें तो किन दो टर्म्स की सहायता से कर सकते हैं। तो पहला है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं। तो कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड को कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसके कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन भी किसका, तो s और p ऑर्बिटल्स का। यहाँ पर हमने d नहीं लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कार्बन जो होता है वो सेकेंड पीरियड दूसरे आवर्त का तत्व है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए n बराबर 2 होता है और n2 के लिए l की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 होती है, जो s और p ऑर्बिटल को ही इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ s और p की बात की गई है। उदाहरण के तौर पर मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग को बताया जाएगा। इथीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इथाइल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हम सबसे पहले इनमें हाइब्रिडाइजेशन को समझें तो मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक चीज और बता दें, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम यानी जो सेंटर में परमाणु होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम बताते हैं। तो सेंटर में यहाँ कार्बन होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर शेप टेट्राहेड्रल होता है, sp2 पर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, C2H2 यानी sp हाइब्रिडाइजेशन पर ये लीनियर होता है। अब हम टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर और लीनियर के बनने वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब हम मीथेन का एग्जांपल लेकर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध के बनने की विधि को देखेंगे। कार्बन, ये परमाणु कार्बन एलिमेंट के लिए है और EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप वाउ के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखा है तो 1s2 2s2 2p2। अगर इस परिस्थिति में हम देखें तो सिर्फ दो ऐसे ऑर्बिटल कार्बन के पास दिख रहे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिर्फ यही दो ऑर्बिटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और दो बॉन्ड बनेंगे तो दो बॉन्ड के वजह से सिर्फ एनर्जी भी रिलीज होगी जो कि बहुत ही कम होगी। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो 2s, चूंकि ये भी बाहर के का ही ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन, या हिंदी में बोलो तो उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2p3 और ये हो गया 2s1। अब देखें तो कुल 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो सब कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब 4 बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। नो डाउट कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, लेकिन वो कंज्यूम एनर्जी कंपनसेट हो जाती है, उसकी हम भरपाई कर लेते हैं बनने वाले इन 4 बॉन्ड से निकलने वाली एनर्जी से। तो इस तरीके से अब ये 4 बॉन्ड बनाने की स्थिति में है। लेकिन बॉन्ड बनने से पहले यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी होता है इनका। कैसे होता है जरा देखें। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसमें देखें तो ये है 2s, कार्बन का 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2p जिसमें 3
इलेक्ट्रॉन है, एक px py pz। क्योंकि यहाँ पर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें एक s और 3 p के होंगे। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन उतने ही ऑर्बिटल्स का होगा जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने की जरूरत होगी। तो 4 सिग्मा बनाना है तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, तो एक s और 3 p मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद यानी संकरण के बाद बनने वाले सभी चारों ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो जाएगी और इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक जैसी इक्वल हो जाएगी। अगर एनर्जी समान हुआ है तो इन चारों ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो भी एक समान हो जाना चाहिए। तो देखते हैं 2s, s जो होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, p जो होता है वो डंबल जैसा होता है। तो ये p ऑर्बिटल का शेप है, ये s ऑर्बिटल का है। संकरण के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब ये दोनों मिक्स होंगे तो संकरित ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर या जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। एक बड़ा सा लोब होता है और एक उसमें छोटा सा लोब होता है। ये जो बड़ा वाला लोब है ये बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी बंध बनाने में यही पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं कार्बन के पास, जो चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और हमें मीथेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, इनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इथीन में C2H4, तो यहाँ देखें तो 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से तो सिग्मा बनाएगा नहीं, एक सिग्मा वो खुद कार्बन से भी तो बनाएगा, तो कुल 3 सिग्मा बनाने हैं। इसका मतलब इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। तो अगर आप इथीन के लिए बात करेंगे तो एक s और 2 p का ही संकरण होगा, एक s और 2 p का ही संकरण होगा। यानी हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर क्या होगा, sp2 के लिए देखें तो एक s और 2 p, तो ये हो जाएगा sp2 और एक p ऑर्बिटल जो संकरण में भाग नहीं लिया है उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी और उसका शेप अभी भी कैसा होगा, डंबल जैसा ही होगा, क्योंकि उसने संकरण हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है। बाकी 3 ने हाइब्रिडाइजेशन किया है, इसलिए इनका शेप ऐसा हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर इथीन में ये 3 ऑर्बिटल सिग्मा बनाएंगे और ये जो डंबल जैसा है ये पाई बनाएगा। इथाइन में क्या होगा, इथाइन में सिर्फ 2 सिग्मा बनाने हैं तो 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कोवेलेंट बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज और आपको बता दें, जैसा कि हमने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा ही बनाएंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर 4 सिग्मा कार्बन बना रहा है तो इसका संकरण हो जाएगा sp3, 3 सिग्मा बना रहा है तो संकरण sp2, संकरण मींस हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो इस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन आसानी से किसी भी कंपाउंड में ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो संकरण के लिए हो गया। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये बनने वाले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध की लंबाई और बंध की मजबूती दोनों को निर्धारित करता है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निर्धारित करता है, तो आइए जरा इस पर हम थोड़ी सी बात करें। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो और कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में हो। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है तो यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर, अगर हम बात करें परसेंटेज s का कैरेक्टर यानी s का कितना कैरेक्टर यहाँ पर रोल प्ले करेगा संकरण में, तो वो हो जाएगा 50%। भाई 2 ही ऑर्बिटल है तो एक का रोल कितना होगा, 50%। यहाँ पर देखें तो 4 ऑर्बिटल हैं तो s का कितना होगा, 25%।
sp2 में जो s का परसेंटेज आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का ही एक परसेंटेज होगा, जो कि 33.33% होता है। अब अगर हम देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर ज्यादा है, और हम जानते हैं कि s का जो ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के ज्यादा क्लोज होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, ज्यादा होती है। यानी वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तुलना में sp2 वाले के, और sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तुलना में sp3 के। तो अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब वो जो बंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। इट मींस sp हाइब्रिडाइजेशन वाला जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा तुलना में sp2 के। sp2 वाले कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा तुलना में किसकी, sp3 की। इसको हम डेटा के बेसिस पर भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बंध की लंबाई और बंध की मजबूती दोनों को ही प्रभावित करता है। तो कैसे अफेक्ट करता है, आइए देखते हैं। मॉलिक्यूल हमने लिया है इथेन, यहाँ कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बंध बना रहा है। बॉन्ड एंगल जो होगा वो sp3 पर 109.5 डिग्री होता है। लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो एंगस्ट्रॉम में बताया गया है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, यानी ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, इस सिंगल बंध यानी एकल बंध, जिसको इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस एंगस्ट्रॉम का अगर बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन का, तो इसका स्ट्रेंथ होता है 368 किलोजूल पर मोल। ये किलोजूल पर मोल में लिखा गया है 368। अब यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड का लेंथ है 1.10 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है। और इस कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ है 423 किलोजूल पर मोल। लेकिन यही कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर इथेन में देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, और इस हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होता ही है। यहाँ पर बंध की लंबाई, दो बंध होने के कारण डबल बॉन्ड की वजह से बंध की लंबाई कम हो गई, और वो कम होके हो गया 1.33 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, छोटा बॉन्ड होगा तो ज्यादा मजबूत होगा। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी देखना बढ़ गया है, 636 हो गया है। एक चीज देखा जरा, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बना है। लेकिन ये कार्बन sp3 वाला कार्बन था, ये कार्बन sp2 वाला कार्बन है। चूंकि sp2 वाले कार्बन में s का कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, तो बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, मैंने बताया था। इसी वजह से देखें यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड इसकी तुलना में छोटा हो गया है, और वो कितना हो गया 1.08 एंगस्ट्रॉम। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें और इसमें कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, तो आप इसको बड़ा बॉन्ड बताएंगे। अब अगर बॉन्ड छोटा हो गया तो ऑब्वियस बात है एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ 448 किलोजूल पर मोल एनर्जी हो गई। यही अगर इथाइन की बात करें तो इथाइन में कार्बन का संकरण sp है, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ जो बॉन्ड का लेंथ है वो और कम होकर के 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, देखिए 836 किलोजूल पर मोल हो गया। अब देखें कार्बन sp हाइब्रिडाइज होने के बाद अब जो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये बंध और भी छोटा होकर के 1.06 एंगस्ट्रॉम हो गया, और इसकी एनर्जी भी बढ़ के 548 किलोजूल पर मोल हो गई। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड के स्ट्रेंथ और बॉन्ड के लेंथ को अफेक्ट यानी प्रभावित करता है।
हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका और है कि कार्बन के लिए तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके निकाल देंगे। ये आप चाहें तो यहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही ज़्यादा प्रयोग में आएंगे, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है sp। p में मैक्सिमम 3 ही होते हैं ऑर्बिटल, तो 3 माइनस कर दिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी वो p जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में तो आएगा नहीं, संकरण में आएगा नहीं, इसलिए उसको हमने माइनस कर दिया, तो हो जाएगा sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे अगर इथीन की बात करें तो इथीन में एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3 माइनस 1, एक पाई बॉन्ड है तो संकरण हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये एक मॉलिक्यूल लिया गया है विटामिन सी और ये एक मॉलिक्यूल है कैफीन। आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, इन तीनों का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट कर, इसमें जितने कार्बन है सबका बताना है, जितने ऑक्सीजन है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ऐसे यहाँ जितने कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो इनको अच्छे से नोट करके आप इनका हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और उनका 3D व्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।